अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। कंप्यूटर साइंस के इस लेसन में हम स्विच स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक फेडरल केपीके बलूचिस्तान की क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4 कंट्रोल स्ट्रक्चर में आता है, जबकि पंजाब में क्लास सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 11 में और सिंध की क्लास 12 के चैप्टर नंबर 7 सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर में आता है। इस टॉपिक पे वीडियोस देखने के बाद स्टूडेंट सीख पाएंगे स्विच स्टेटमेंट के बारे में और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के बारे में। आज के कंप्यूटर के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक कंप्यूटर साइंस के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम स्विच डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। स्विच डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट दरअसल स्विच केस में इस्तेमाल होती है कि जब कभी भी हमारे जो वैल्यू होती है जो कि स्विच फंक्शन में से पास होती है अगर वो किसी भी केस से मैच ना करे तब हमारा जो डिफ़ॉल्ट केस है वो एक्टिव हो जाता है। उसके लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमने एक प्रोग्राम बनाया है जो क्या करता है कि यूज़र से ग्रेड इनपुट लेता है, यानी यूज़र ने ए से लेकर एफ तक ग्रेड एंटर करना है। जैसे ही जो भी वो ग्रेड एंटर करेगा उसके मुताबिक जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट है वो एक्टिव हो जाएगी और कोई ना कोई वर्ड प्रिंट हो जाएगा। तो अब लेट सपोज अगर आप अपने कीबोर्ड से ए प्रेस करेंगे तो एक्सेलेंट प्रिंट होना चाहिए, बी प्रेस करेंगे तो वेरी गुड प्रिंट होना चाहिए, सी प्रेस करेंगे तो वेल डन प्रिंट होना चाहिए, डी प्रेस करेंगे तो यू पास का स्टेटमेंट प्रिंट होनी चाहिए। इस तरह एफ में बेटर ट्राई अगेन। इन के अलावा ए से लेकर एफ के अलावा अगर आप कोई अल्फाबेट एंटर करेंगे तो आपका डिफॉल्ट केस एक्टिव हो जाएगा और प्रिंट होगा इनवैलिड ग्रेड। तो जैसे हम इसको कंपाइल एंड रन करते हैं तो देखिए आप कि एंटर योर ग्रेड, अगर मैं यहाँ पे कैपिटल ए एंटर करता हूं तो यहाँ पे आ गया एक्सीलेंट, यानी हमारे जो स्विच के अंदर वैल्यू पास हुई है वो कैपिटल ए पास हुआ है। ग्रेड के अंदर ग्रेड एक वेरिएबल था, कैरेक्टर वेरिएबल था, इसके अंदर ए स्टोर हुआ और यहाँ से ए पास हुआ और केस ए एक्टिव हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे मैं कोई इनवैलिड आर्गुमेंट एंटर करता हूँ, कोई इनवैलिड वैल्यू एंटर करता हूँ, लेट सपोज यहाँ पे अगर हमने ए से लेकर एफ तक ग्रेड एंटर करने तो लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे एक टी एंटर करता हूँ, टी एक इनवैलिड ग्रेड है। तो जैसे हम टी एंटर करते हैं तो देखें यहाँ पे इनवैलिड ग्रेड लिखा हुआ आ रहा है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे ग्रेड से टी पास हुआ और टी जो है वो यहाँ पे किसी केस से मैच नहीं कर रहा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिफॉल्ट केस जो होगा ये एक्टिव हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपने ये जाना कि किस तरह से जब हमने ये चीज़ बतानी हो अपने प्रोग्राम में कि आपका एंटर किया हुआ इनपुट ठीक नहीं है तो उसके लिए हम डिफॉल्ट स्विच डिफॉल्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में हम स्विच केस की एक एग्जांपल देखेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट स्विच केस से रिलेटेड ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। स्विच केस इससे पहले हमने पढ़ा था कि एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि कंडीशनल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारे पास चॉइसेस होती हैं, ऑप्शंस होते हैं और हम अपनी मर्जी का ऑप्शन उसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसा कि आप इस कोड की एग्जांपल में समझेंगे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दरअसल यहाँ हम एक गेम बना रहे हैं। ये गेम जो है इसका एक फ्रंट मेन्यू आपके सामने आएगा जिसके अंदर ये ऑप्शंस होंगे कि अगर आप 1 प्रेस करेंगे तो आप गेम प्ले कर सकेंगे और अगर आप 2 प्रेस करेंगे तो गेम जो आपका सेव हुआ है वो लोड हो सकेगा। इसी तरह अगर आपने मल्टीप्लेयर गेम खेलना है यानी आपने अपने दोस्त के साथ गेम खेलना है तो उसके लिए आप 3 प्रेस करेंगे तो ये वाला फंक्शन एक्टिव हो जाएगा और एग्जिट करने के लिए आप 4 प्रेस करेंगे। तो जो भी वैल्यू हम प्रेस करेंगे, जो भी हम कीबोर्ड से नंबर प्रेस करेंगे वो इनपुट के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा।
उसके बाद इनपुट के वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर होगी, लेट सपोज अगर मैंने 2 प्रेस किया है तो इनपुट में 2 स्टोर हो जाएगा, तो स्विच का जो फंक्शन है इसमें से 2 पास होगा। जब इसमें से 2 पास होगा तो केस 2 एक्टिव हो जाएगा। अब अगर हम केस जो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे अगर हम गौर करें, यहाँ पे हमने फंक्शंस लिखे हुए हैं और इन फंक्शंस को हमने लिखा कहाँ पे, उसको हमने लिखा है मेन फंक्शन जब खत्म हो जाता है, ये देखें ये ब्रैकेट है, यहाँ पे मेन फंक्शन खत्म हो जाता है। इसके बाद का जो एरिया है यहाँ पे हमने ये फंक्शंस अपने लिखे हुए हैं। प्ले गेम जो है उसका फंक्शन ये है, जैसे ही प्ले गेम का फंक्शन एक्टिव होगा तो यहाँ से कंट्रोल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। जब लोड गेम का फंक्शन एक्टिव होगा तो कंट्रोल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और जब प्ले मल्टीप्लायर का फंक्शन एक्टिव होगा तो कंट्रोल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे वापस आते हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि इनपुट के अंदर अगर हमने 2 स्टोर किया है तो लोड गेम जो है ये फंक्शन एक्टिव होगा और यहाँ से कॉल किया जाएगा लोड गेम का फंक्शन, और जैसे ही हम यहाँ से कॉल करेंगे तो ये लोड गेम का फंक्शन एक्टिव हो जाएगा और ये लाइन जो है ये प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह से ये प्रोग्राम काम करेगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो जैसे ही हमने इसको रन किया, आपने देखा कि ये हमारी फ्रंट स्क्रीन जो है, मेन स्क्रीन जिसको हम मेन मेन्यू कहते हैं, इसके अंदर हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं। अब हम जो भी बटन प्रेस करेंगे, जो भी ऑप्शन प्रेस करेंगे, उसके मुताबिक स्विच केस एक्टिव हो जाएगा। अब जैसे कि हमने एग्जांपल ली थी लोड गेम की, अब देखें यहाँ पे अगर मैं 2 प्रेस करता हूँ तो जैसे यहाँ पे मैंने 2 प्रेस किया तो लोड गेम का जो फंक्शन था वो एक्टिव हो गया, कंट्रोल जो था हमारा वो शिफ्ट हो गया लोड गेम की तरफ, और लोड गेम जो है इसके अंदर जो प्रिंट स्टेटमेंट लिखी हुई थी, ये इसकी बॉडी में जो कुछ भी लिखा हुआ था वो यहाँ पे आके प्रिंट हो गया। तो इस तरह से अगर हम कोई और ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं, लेट सपोज अगर मैं इसको दोबारा से रन करते हैं इसको, अब अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे 3 प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है प्लेयर मल्टीप्लायर गेम कॉल्ड, यानी कि हमने जैसे 3 प्रेस किया तो 3 प्रेस करने के बाद हमारा जो स्विच फंक्शन था इनपुट में वैल्यू 3 आई, जिससे हमारा केस 3 एक्टिव हो गया, और केस 3 के एक्टिव होने से ये फंक्शन जो है ये एक्टिव हुआ, और जैसे ये एक्टिव हुआ तो उसके बाद यहाँ से कंट्रोल यहाँ पे शिफ्ट हुआ और ये जो स्टेटमेंट थी ये यहाँ पे प्रिंट हो गई। तो इस एग्जाम्पल को बताने का मकसद ये था कि आप के अंदर जो आपके ओवरऑल प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी है वो कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। स्विच केस की मदद से हम बहुत सारे एप्लीकेशंस बना सकते हैं। हमारी जो एप्लीकेशन होगा या जो भी हमारा सॉफ्टवेयर होगा उसका डिज़ाइन इंप्रूव हो जाता है स्विच केस की वजह से, क्योंकि इसमें हमारे पास एक मुकम्मल मेन्यू मौजूद होता है और उस मेन्यू में हम अपनी मर्जी का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और अपनी मर्जी का काम कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट जो हम इस्तेमाल करते हैं प्रोग्रामिंग में वो क्या होती है। इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिंपल इफ स्टेटमेंट जो प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होती है उसका क्या मकसद होता है, फिर हम समझेंगे कि नेस्टेड इफ किसे कहते हैं। तो सिंपल इफ स्टेटमेंट जो होती है प्रोग्रामिंग में वो ये होती है कि हम इस तरह से इफ लिखते हैं और इसके अंदर हम कोई कंडीशन लिखते हैं। अगर ये कंडीशन जो है वो ट्रू होती है तो क्या होता है कि इफ की हम नीचे एक बॉडी बनाते हैं, यहाँ पे इस तरह से 2 ब्रैकेट्स लगा के, यहां से लेकर यहां तक का जो एरिया है ये इफ की बॉडी कहलाता है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इफ की बॉडी के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ होगा वो प्रोसेस हो जाएगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर जो है कंट्रोल इफ की बॉडी के अंदर एंटर नहीं होता, बल्कि यहां से कंट्रोल शिफ्ट हो जाता है एल्स पार्ट में। अब ये जो इफ एल्स है ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इसकी हम एग्जांपल्स भी कर चुके हैं। आज हमने पढ़ना है कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होती है। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट दरअसल इसी इफ स्टेटमेंट की जो इफ स्टेटमेंट हमने लिखी है इसकी बॉडी के अंदर अगर मैं एक और इफ स्टेटमेंट शामिल करता हूं, यानी इसकी बॉडी के अंदर ही आप एक और इफ कंडीशन लिख देते हैं और इसकी अपनी एक सेपरेट बॉडी डिजाइन करते हैं, तो ये जो इसके अंदर इंटरनल इफ स्टेटमेंट है इसको नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहा जाता है। यानी एक इफ स्टेटमेंट जो होती है उसकी बॉडी के अंदर हम एक और इफ स्टेटमेंट लिख दें तो इसको नेस्टेड इफ कहा जाता है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, प्रोग्राम बनाएंगे और उसके अंदर हम इसको सॉल्व करेंगे, तब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब प्रोग्राम हमने ये बनाना है कि यूजर से हमने 2 नंबर्स इनपुट लेने हैं।
लेट्स सपोज एक नंबर x है और दूसरा y है, फिर हमारा जो प्रोग्राम होगा वो क्या करेगा, चेक करेगा कि ये क्या x और y, ये जो दो नंबर्स हम कीबोर्ड से एंटर करेंगे, क्या ये दोनों नंबर्स आपस में बराबर हैं, एक चीज ये चेक करेगा। नंबर 2, अगर तो ये आपस में बराबर हैं तो हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा, लेकिन अगर हमारे ये दो नंबर्स आपस में बराबर नहीं है तो फिर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि x जो है वो y से ग्रेटर होगा, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि x जो है वो y से छोटा होगा। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं अगर हमारी ये पहली कंडीशन जो है ये फॉल्स हो जाती है। अगर ये ट्रू हो जाती है, x और y आपस में बराबर हैं, तो हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। लेकिन x और y अगर आपस में बराबर नहीं है तो यहाँ पे दो कंडीशंस चेक होंगी, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे ये पूरा एक चेक सिस्टम बनाना है। उसके अंदर आप देखिएगा कि हम नेस्टेड इफ्स का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे हमने इस प्रोग्राम का कोड लिखना स्टार्ट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने दो वेरिएबल लिए हैं, एक x और एक y। इनका मकसद ये है कि हम पहला जो नंबर होगा वो हम x में स्टोर करवाएंगे, और जो दूसरा नंबर होगा वो हम y में स्टोर करवाएंगे। उसके लिए हमने यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखी हैं प्रिंट और स्कैन की, जिसके अंदर क्या होगा कि एंटर फर्स्ट नंबर ये प्रिंट होगा, फिर जो भी हम नंबर एंटर करेंगे वो x में स्टोर हो जाएगा, और फिर हम जब सेकंड नंबर एंटर करेंगे तो वो y में स्टोर हो जाएगा। अब इसके नीचे हमने क्या करना है कि एक चेक सिस्टम बनाना है, और उस चेक सिस्टम के अंदर हमारा जो पूरा एक सिस्टम होगा वो ये चेक करेगा क्या ये दोनों नंबर आपस में बराबर हैं, और अगर ये आपस में बराबर नहीं है तो इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा है। तो उसके लिए हम नेस्टेड इफ का इस्तेमाल करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके नीचे अपना कोड लिखना। यहां हम लिखेंगे इफ x इज नॉट इक्वल टू y। अब इस कंडीशन पे अगर आप गौर करें, यहां पे ये चेक किया जाएगा कि x और y क्या ये आपस में बराबर नहीं है। अगर ये आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये कि कंडीशन ट्रू है, और अगर ये आपस में बराबर होंगे तो फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और फिर कंट्रोल चला जाएगा एल्स पार्ट में। तो इसके नीचे ही हम इफ की जो बॉडी है वो हम डिफाइन कर देते हैं। इफ की बॉडी जो है वो यहां से स्टार्ट हो रही है और यहां पे आके खत्म हो रही है। अगर ये कंडीशन जो है हमारी फॉल्स हो जाती है, गलत साबित हो जाती है, तो यहां से कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा इफ की बॉडी के बाहर, यहां हम लिखेंगे एल्स, और इसके नीचे हम एक स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे कि प्रिंट एफ इन्वर्टेड कॉमास स्लैश एन बोथ नंबर्स आर इक्वल, यानी दोनों नंबर्स आपस में बराबर हैं। ये चीज प्रिंट हो जाएगी। ये चीज तब प्रिंट होगी जब यहां पे कंडीशन हमारी फॉल्स होगी। यहां पे कंडीशन फॉल्स होने का या यहां पे कंडीशन गलत होने का मकसद का मतलब क्या है, इसको हम आखिर में जब हम दो वैल्यूज लेंगे वहां पे हम इसको रन करके समझेंगे। अब इफ की जो बॉडी आपको नजर आ रही है यहां से लेकर यहां तक, इसके दरमियान वाला जो एरिया आपको नजर आ रहा है, इस एरिया के अंदर हम एक और इफ कंडीशन यहां पे लेकर आएंगे, और उस इफ कंडीशन के अंदर हम ये चीज चेक करेंगे कि x जो है x और y आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि x जो होगा वो y से ग्रेटर होगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा इफ x इज ग्रेटर देन y। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है, यानी x जो है x की वैल्यू y की वैल्यू से बड़ी होगी, तो फिर क्या होगा, इस इफ के अपनी हम एक बॉडी डिफाइन करेंगे, इसके अंदर जो कुछ लिखा होगा वो प्रिंट होगा। तो यहां क्या प्रिंट होना चाहिए, यहां प्रिंट होना चाहिए प्रिंट एफ इन्वर्टेड कॉमास स्लैश एन एक्स इज ग्रेटर देन y। और अगर ये कंडीशन जो है ये गलत हो जाती है, इसके गलत होने का मतलब क्या है, इसका फॉल्स होने का मतलब ये है कि अगर x की वैल्यू जो है y से ग्रेटर नहीं है, तो फिर ऑटोमेटिकली ये बात सामने आती है कि x की वैल्यू y से फिर छोटी होगी। तो फिर इसके नीचे हम एक और else शामिल करते हैं, और else प्रिंट
एफ इन्वर्टेड कॉमास स्लैश हम एन यहाँ पे हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम जो कुछ भी प्रिंट करें वो एक न्यू लाइन में प्रिंट हो। तो यहाँ पे स्लैश एन का ये मकसद है। यहाँ हम लिखेंगे x इज लेस देन y और आखिर में सेमीकोलन। तो ये हमने देखें एक इफ एल्स स्ट्रक्चर बनाया है जिसके अंदर आपका जो मेन फोकस है वो ये होना चाहिए कि हमारी जो मेन इफ कंडीशन है इसकी बॉडी के अंदर ही हमने एक और इफ कंडीशन मुतारिफ करवाई है। अब अगर ये कंडीशन जो है हमारी ट्रू होगी तो कंट्रोल इसके अंदर आ जाएगा। ये कंट्रोल जब इसके अंदर आएगा उसके बाद ये कंडीशन चेक होगी, ये अगर ट्रू होती है तो फिर ये प्रिंट हो जाएगा, और अगर ये फॉल्स होती है तो ये इसके एल्स वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो ये अब हमने प्रोग्राम अपना मुकम्मल कर लिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे और रन करके अपना रिजल्ट जानेंगे। अब जैसे ही हम इसको यहाँ पे रन करते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट हमारा आ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, यानी पहला नंबर हम कीबोर्ड से एंटर करेंगे 4। ये जो पहला नंबर हमने एंटर किया ये एक्स में जाके स्टोर होगा। उसके बाद एंटर सेकंड नंबर, अगला नंबर जो मैं एंटर करूंगा वाई में स्टोर होगा। अगला नंबर भी अगर मैं 4 एंटर करता हूं तो अब हमने करना यह है कि दोनों नंबर्स को चेक करना है। एक वैल्यू एक्स में स्टोर हुई है, दूसरी वैल्यू वाई में स्टोर हुई है। अब दोनों वैल्यूज मैंने सेम ली हैं। अब मेरा प्रोग्राम चेक करके बताएगा क्या ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के बराबर हैं, या एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से ज्यादा है, या एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से कम है। तो जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, बोथ नंबर्स आर इक्वल। अब ये जो लिखा हुआ आ रहा है इसके पीछे पूरा एक चेक सिस्टम काम कर रहा है। यानी हमने यहाँ पे जो पहला नंबर एंटर किया था 4 वो x में स्टोर हुआ, और दूसरा नंबर जो हमने एंटर किया था 4 वो भी y में स्टोर हुआ। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करें 4 इज नॉट इक्वल टू 4, अगर मैं यहाँ पे इसको बाकायदा लिख कर समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा 4 इज नॉट इक्वल टू 4। अब आपने ये बताना है कि ये जो कंडीशन है क्या ये ट्रू होगी या ये फॉल्स होगी। अभी हमें पता है कि ट्रू जो है 4 जो है वो एक दूसरे के बराबर हैं, जबकि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 4 इज नॉट इक्वल टू 4, तो यहाँ पे ये कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी क्योंकि 4 और 4 आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। जबकि ये कंडीशन ये कह रही है 4 इज नॉट इक्वल टू 4 विच इज टोटली फॉल्स। जैसे ये फॉल्स होगा तो फिर यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और पूरा का पूरा कंट्रोल इसका जो एल्स पार्ट हमने नीचे लिखा है यहाँ पे शिफ्ट होगा और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा बोथ नंबर्स आर इक्वल, यानी दोनों नंबर्स आपस में बराबर हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि बोथ नंबर्स आर इक्वल। अब अगर मैं इसको दोबारा से रन करता हूं और फिर से हम दूसरे कुछ इनपुट लेते हैं, लेट्स सपोज पहला नंबर मैं एंटर करता हूं 7, ये x में स्टोर होगा, और नेक्स्ट नंबर हम लेते हैं यहाँ पे 9, ये y में स्टोर होगा। तो x की वैल्यू जो है वो y से कम है। अब इसके पीछे जो हमारा चेक सिस्टम काम कर रहा है वो इसको चेक करेगा और हमें बता देगा, वो लिख देगा x इज लेस देन y। अब ये वैल्यूज भी अगर हम यहाँ पे पुट करें तो पहली वैल्यू जो हमने पुट की थी x की वो 7 थी और y की वैल्यू 9 थी, तो 7 इज नॉट इक्वल टू 9, ये बात बिल्कुल ठीक है। अब 7 और 9 एक दूसरे के बराबर नहीं है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी आप इस इफ की बॉडी में आ जाएंगे। अब इस इफ को बॉडी में जब आप आएंगे तो यहाँ पे एक और कंडीशन है, क्या x जो है वो y से ज्यादा है। x की वैल्यू 7 थी, y की वैल्यू 9 थी, तो 7 इज ग्रेटर देन y। ये बात बिल्कुल गलत है कि 7 जो है वो y से बड़ा है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसी कंडीशन फॉल्स होगी कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा एल्स पार्ट में और यहाँ पे लिखा हुआ x इज लेस देन y और वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और इसी तरह अगर मैं इसको फिर से रन करता हूं और वैल्यूज हम यहाँ पे लेते हैं, पहली वैल्यू हम x की लेते हैं यहाँ पे 9 और y की वैल्यू हम यहाँ पे लेते हैं 4, तो देखिए नीचे क्या प्रिंट होगा, x इज ग्रेटर देन y, यानी x की वैल्यू जो 9 है वो y की वैल्यू 4 से ग्रेटर है। तो इसके पीछे ये पूरा एक चेक सिस्टम काम कर रहा है। यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करके चेक कर सकते हैं और आखिर में आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि x की वैल्यू y से ग्रेटर है। तो ये हमने एक एग्जाम्पल लेकर समझने की कोशिश की कि नेस्टेड इफ जो है वो प्रोग्रामिंग में किस तरह से काम करता है। एक इफ कंडीशन की बॉडी के अंदर आप एक और इफ कंडीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं।